बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट नंबर 16 फिजिक्स ऑफ सॉलिड को स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर हमारे पास एग्जाम के हवाले से, कंसेप्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसके हर एक लेक्चर को देखें ताकि आपको इस चैप्टर के बारे में समझ आ जाए। फिजिक्स ऑफ सॉलिड को मैं डिफाइन करवाता हूँ कि फिजिक्स ऑफ सॉलिड होता क्या है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डिफिनेशन लिखा है फिजिक्स ऑफ सॉलिड के बारे में। मैं उसको आपको समझाता हूँ कि इसमें एक्चुअली हम क्या क्या पढ़ेंगे। Physics of solid, the branch of physics which deals with the physical properties of solid, particularly crystal, including the behavior of free electrons in the solid. फिजिक्स ऑफ सॉलिड हमारे पास फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम सॉलिड के फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे और उसके अंदर जो एटॉमिक अरेंजमेंट होती है किसी भी एटम्स के, किसी भी क्रिस्टल के अंदर, किसी भी मटेरियल के अंदर आपके पास जो एटॉमिक अरेंजमेंट होता है एक्चुअली वो हम इसमें स्टडी करेंगे। और किसी भी मटेरियल के अंदर आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर होता है इंशाल्लाह इसको हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखे हैं कि बाज मटेरियल आपके पास कंडक्टर्स होते हैं, बाज आपके पास इंसुलेटर्स होते हैं, बाज मटेरियल आपके पास हार्ड होते हैं, बाज आपके पास सॉफ्ट होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ में लाइट पास हो सकता है, कुछ में लाइट पास नहीं होता। बाज मटेरियल के पास पैरामैग्नेटिक नेचर को शो करता है, बाज मटेरियल के पास डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, ये कुछ नेचर शो करते हैं। अब होते सारे सॉलिड्स होते हैं लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्यों डिफरेंट होती है ये सारा हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। एक्चुअली उस मटेरियल के अंदर एटॉमिक अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है कि इसके अंदर एटॉमिक अरेंजमेंट किस तरह, ये एटम्स किस तरह एक दूसरे के साथ अटैच है। तो ये सारा हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। इन शॉर्ट फिजिक्स ऑफ सॉलिड होता क्या है। फिजिक्स ऑफ सॉलिड हमारे पास फिजिक्स का वो ब्रांच होता है जिसमें हम सॉलिड्स के डिफरेंट प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, उसमें आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। और बाज मटेरियल इस तरह होते हैं जिसमें आपके पास लाइट पास हो सकता है, बाज में आपके पास लाइट पास नहीं हो सकता। सपोज है कि आपके पास ट्रांसपेरेंट है तो ट्रांसपेरेंट क्यों है, बाज आपके पास ओपेक है जिससे लाइट बिल्कुल पास नहीं हो सकता। तो ये सारा इंशाल्लाह इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे फिजिक्स ऑफ सॉलिड में। क्योंकि ये चैप्टर सॉलिड के साथ है, सॉलिड के साथ एसोसिएटेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉलिड को पढ़ते हैं कि सॉलिड होता क्या है। ये सॉलिड आपने लोअर क्लास में भी पढ़ा है, सॉलिड लिक्विड गैस वही आपके पास है, लेकिन थोड़ा सा हमने उसको एडवांस किया है क्योंकि हम वो बच्चों वाले डेफिनेशन बार बार उसको रिपीट नहीं कर सकते। एक्चुअली मैकेनिज्म वही होता है, कांसेप्ट वही होता है, लेकिन थोड़ा हम उसको अब एडवांस करेंगे। यहाँ पर मैंने सॉलिड को डिफाइन किया है कि द मटेरियल इन विच एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशन। वो मटेरियल जिसमें आपके पास एटम है, आयंस है या मॉलिक्यूल्स है वो अपनी पोजीशन पर फिक्स होते हैं, एक्चुअली उसको हम कहते हैं सॉलिड। तो सॉलिड में आपके पास जो एटॉमिक अरेंजमेंट होती है तो वो उस क्रिस्टल के अंदर आपके पास अपने पोजीशन पर फिक्स होगी, वो मूवमेंट नहीं करेगा, रैंडम मूवमेंट वगैरह ये कुछ भी नहीं करेगा। सॉलिड में आपके पास जो एटॉमिक अरेंजमेंट होगी वो आपके पास फिक्स एट देयर पोजीशन। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर पॉइंट की सूरत में लिखा है कि इट इज द लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ मैटर। मैटर के आपके पास एक्चुअली है तो फोर स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। इसमें हाईएस्ट एनर्जी स्टेट जो है आपके पास वो गैस, जबकि सबसे लोएस्ट आपके पास सॉलिड है। क्योंकि सॉलिड के अंदर जो आपके पास एटम्स होते हैं उसके पास एनर्जी कम होती है। एनर्जी कम इसलिए होती है कि आपके पास जब भी एक ऑर्डर स्ट्रक्चर बनता है तो उस दौरान आपके पास बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, तो एनर्जी वो रिलीज करता है, लिहाजा इसलिए हम कहते हैं कि आपके पास ये सॉलिड जो है ये लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ मैटर, बिकॉज मोर एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्डर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है कि दे आर रिजिड, हार्ड एंड हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। जाहिर बात है आपके पास कि अगर किसी भी मटेरियल के अंदर एटॉमिक अरेंजमेंट फिक्स होती है और एटम जो है, आयंस है, मॉलिक्यूल्स है वो अपने पोजीशन पर फिक्स है तो उसका डेफिनेट शेप भी होगा और डेफिनेट वॉल्यूम भी होगा। सपोज मेरे पास ये मार्कर है, ये मार्कर आपके पास सॉलिड है क्योंकि इसके अंदर जो एटॉमिक अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह है कि सारे एटम्स अपने पोजीशन पर फिक्स है, इसलिए इसका डेफिनेट शेप भी है और इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम भी है। ये एक खास जगह को भी क्या करता है, घेर लेता है। रिजिड भी है और हार्ड भी आपके पास। रिजिड हम उस बॉडीज को कहते हैं कि आप उस पर फोर्स अप्लाई करें और उसका शेप डिफॉर्म ना हो जाए, जिस तरह आपके पास लिक्विड है, लिक्विड पर अगर हम फोर्स लगाए तो अपने शेप को डिस्टॉर्ट करता है, चेंज करता है। सॉलिड अपने शेप को रिजिड रखेगा, मेंटेन रखेगा इवन आफ्टर द अप्लाइंग ऑफ फोर्स। अगर आप उस पर फोर्स भी अप्लाई करें तो उसके शेप में आपके पास चेंज नहीं आएगा सर्टेन लिमिट तक। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि कोहेसिव फोर्सेस इन सॉलिड आर स्ट्रांग।
सॉलिड के अंदर आपके पास जो कोहेसिव फोर्सेस होती है वो स्ट्रांग होती है। दो किस्म की फोर्सेस होती है, एक आपके पास कोहेसिव फोर्सेस होते हैं, दूसरा आपके पास एडहेसिव फोर्सेस होते हैं। कोहेसिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो कि एटम्स, पार्टिकल्स या आयंस का एक दूसरे के दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, एक्चुअली इसको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्सेस। सपोज यहाँ पर ये मैंने एक मैटर लिया हुआ है, इसके अंदर ये एटम्स है, अब इन एटम्स का एक दूसरे के दरमियान जो फोर्स, इसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दूसरा आपके पास इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। तो एटम्स के दरमियान आपस में जो फोर्सेस है, एक्चुअली इसको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्सेस। अब देखो सॉलिड आपके पास ये जो उसकी अरेंजमेंट हुई है वो क्लोजली स्पेस्ड है, एक दूसरे के साथ नजदीक नजदीक है। जब एटम्स एक दूसरे के साथ नजदीक नजदीक है तो इसके अंदर जो फोर्स होगा, जो कोहेसिव फोर्स होगा, वो भी आपके पास स्ट्रांग होगा। एडहेसिव फोर्स वो होता है जो कि आपके पास, सपोज एक ग्लास है, ग्लास में आपने पानी डाला हुआ है, तो पानी यानी वाटर जो है आपके पास, वाटर मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे के साथ जो फोर्स है, एक्चुअली वो आपके पास कोहेसिव फोर्स है। लेकिन ये जो वाटर है और ग्लास के जो वॉल्स है, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है, एक्चुअली आपके पास क्या है, एडहेसिव फोर्सेस है। तो सॉलिड के अंदर आपके पास एटम्स के अंदर जो कोहेसिव फोर्स होती है वो मोस्ट स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। लास्ट पॉइंट है हाई डेंसिटी ड्यू टू क्लोज पैकिंग ऑफ एटम। जाहिर बात है कि आपके पास सॉलिड्स के अंदर जो एटॉमिक पैकिंग होती है वो क्लोजली होती है, बहुत नजदीक नजदीक एटम अरेंज होती है, तो कम वॉल्यूम में आपके पास लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आ सकते हैं। लिहाजा सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो आपके पास मैक्सिमम होगी एज कंपेयर टू गैसेस एंड लिक्विड्स। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड को हम क्लासिफाई करते हैं, ये मेनली आपके पास दो है, एक आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, दूसरा आपके पास एमॉर्फस सॉलिड है। लेकिन क्योंकि आपका टेक्स्ट बुक के इन्होंने तीन कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड एंड पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड, तो लिहाजा हम इसको तीन ही कैटेगरी में स्टडी करते हैं। एक्चुअली ये है आपके पास दो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड है। On the basis of atomic arrangement, they are classified into three categories. Atomic arrangement की बुनियाद पर हम solids को तीन categories में divide कर सकते हैं, उसको तीन categories में classify करते हैं, namely crystalline solid, amorphous solid and polycrystalline solid. One by one इसको study करते हैं कि crystalline क्या होता है, amorphous क्या होते हैं और polycrystalline solid actually हमारे पास क्या होता है। तो crystalline से start करते हैं। crystalline solid, the solid in which atoms are arranged in different and regular geometrical pattern. वो solid जिसमें आपके पास atoms जो होते हैं वो arrange होते हैं एक different regular geometrical pattern in 3 dimension. वो solid जिसमें आपके पास atom जो arrange उसकी जो arrangement होती है वो एक specific pattern में होती है, एक special order में होगा आपके पास 3 dimension में। उस solid को actually हम कहते हैं crystalline solid। इन शॉर्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, वो सॉलिड जिसमें या वो मटेरियल जिसमें आपके पास एटम्स की, आयंस की या मॉलिक्यूल की जो अरेंजमेंट हुई होती है वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होता है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में होता है और रिपीटिंग होता है, वो अपने आप को रिपीट करता है 3 डायमेंशन में। एक्चुअली उस सॉलिड को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। Arrangement of atom in a specific relation to each other is called order. आपके पास एटम की जो अरेंजमेंट होती है किसी भी एटम मैटर या किसी भी मटेरियल के अंदर आपके पास वो एक स्पेसिफिक तरतीब को, एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करेगा। एक्चुअली इस पैटर्न को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ दैट क्रिस्टल। यहाँ पर मैं इसको अंडरलाइन करवा दूं कि द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ स्पेसिफिक रिलेशन टू ईच अदर इज कॉल्ड ऑर्डर। यहाँ पर अगर इस एग्जांपल को आप जरा देख लें तो देखो ये मैंने कोई मैटर कंसीडर किया है और इसके अंदर आपके पास एटॉमिक व्यू कुछ इस तरह होता है। अब ये एटम्स अगर आप देख लें तो ये एक रो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में आपके पास ये अरेंज हुई है। एक्चुअली इसको हम कहते हैं ऑर्डर की। जो आपके पास एटम्स एक दूसरे के साथ जिस रिलेशन में, जिस तरतीब के साथ अरेंज होते हैं, एक्चुअली इसको हम क्या कहते हैं, उस क्रिस्टल का ऑर्डर। नेक्स्ट हमारे पास है दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितने भी आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं तो उसका एक शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। शार्प मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट से क्या मुराद होता है, सपोज आपके पास कोई भी मटेरियल है और वो जो है आपके पास 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो मेल्ट होगा, तो 250 में 250 पर ही वो आपके पास मेल्ट होगा। अगर आपके पास 249 भी हो जाए तो वो आपके पास उसी सॉलिड फॉर्म में रहेगा, वो मेल्टिंग स्टार्ट नहीं करेगा। यानी उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है या उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दोनों आपके पास फिक्स होंगे। इस तरह नहीं कि आप रेंडमली किसी भी टेंपरेचर पर आधा वो पिघल जाए आधा वो इसी फॉर्म में, नो नो नो, फिक्स
शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा। जो भी उस मटेरियल का अपना बॉइलिंग पॉइंट है, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें या मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, तो जैसे ही वो टेंपरेचर रीच हो जाए, पहुंच जाए, उसी टेंपरेचर पर वो फर्दर क्या स्टार्ट करेगा, मेल्टिंग स्टार्ट करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि आपके पास जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसके आपके पास ये जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होगी वो शार्प होगी, फिक्स होगी, वो चेंज नहीं होगी आपके पास। नेक्स्ट उसकी प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड की कि आल्सो कॉल्ड ट्रू सॉलिड, इसको हम ट्रू सॉलिड्स भी कहते हैं। दे हैव प्रॉपर फेसेस, एंगल्स एंड एजेस। जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है देखो ऑर्डर स्ट्रक्चर है आपके पास, वेल ऑर्डर स्ट्रक्चर है आपके पास, एटम्स एक खास तरतीब के साथ आपके पास अरेंज है। तो लिहाजा इसके प्रॉपर फेसेस भी होगी, इसके प्रॉपर एजेस भी होंगे और एंगल्स भी आपके पास क्या होंगे, वो प्रॉपर होंगे, क्योंकि एटॉमिक अरेंजमेंट आपके पास क्या है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ है। एंगल ये किस तरह बनती है तो जरा देख ले। सपोज ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है और ये आपके पास जेड एक्सिस है, में एक्स वाई और ये जेड। इन दोनों के दरमियान सपोज एंगल अल्फा बनता है, इन दोनों के दरमियान एंगल बीटा बनता है और इन दोनों के दरमियान एंगल गामा बनता है। तो इसके अंदर आपके पास एंगल भी फिक्स होंगे आपके पास। क्रिस्टल है ना, मैं एक्स वाई जेड, क्योंकि मैं क्रिस्टल 3 डायमेंशन की बात करता हूं तो इसके अंदर जो आपके पास एंगल्स होते हैं वो भी फिक्स होते हैं और इसके फेस एजेस वो सारे आपके पास क्या होंगे, फिक्स होंगे, वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, डिस्टॉर्ट फॉर्म में आपके पास या रैंडम फॉर्म में आपके पास बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करेंगे। वो एक्चुअली आपके पास ये पॉलीक्रिस्टलाइन और एमोर्फस में आपके पास होते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे आर एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। जितने भी आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं तो वो आपके पास एनआइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। दो किस्म की चीजें होती है, एक आपके पास आइसोट्रोपिक होते हैं, दूसरा आपके पास एनआइसोट्रोपिक होते हैं। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड ये एनआइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। एनआइसोट्रोपिक से क्या मुराद होता है, वो प्रॉपर्टीज किसी भी मटेरियल के जो कि डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं होते, जो कि डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। अगर आप उसको एक डायरेक्शन से मेजर करें तो आपके पास चाहे सपोज आप उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मालूम करते हैं या उसके अंदर थर्मल कंडक्टिविटी के नेचर को शो करते हैं या उस मटेरियल के अंदर आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को स्टडी करना चाहते हैं, तो हर एक केस में आपके पास ये जो वैल्यू रिजल्ट आएगी वो तमाम के लिए क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। लेट्स सपोज मैं एक मिसाल लेता हूं, ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शेप में मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट कंसीडर किया हुआ है। मैं चेक करता हूं इसके अक्रॉस थर्मल कंडक्टिविटी को कि अगर मैं इस डायरेक्शन में हीट को इससे पास करूं इस मटेरियल से, तो यहां पर मुझे हीट की जो वैल्यू मिलेगी वो एक जैसी होगी। अब अगर इसी मटेरियल के क्रॉस में इस तरह यानी वर्टिकली इसमें क्या करूं, हीट के फ्लो को यानी थर्मल कंडक्टिविटी को स्टडी करूं, तो यहां पर मेरे पास ये डिफरेंट होगी। एक्चुअली ये जो डायरेक्शन डिपेंड, अब देखो ना, यहां पर आपके पास एक किस्म की वैल्यू देंगे क्योंकि ये आपके यहां पर आपके पास एटम्स इसके अंदर जो एटॉमिक अरेंजमेंट है वो ज्यादा है, एटॉमिक अरेंजमेंट ज्यादा है तो ज्यादा रेजिस्टेंस इसको एक्चुअली मिलेगी। जबकि अगर हम वर्टिकली इसमें से इसको पास करें, हीट को पास करें या आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नेचर को शो करना चाहे, स्टडी करना चाहे, तो वो आपके पास डिफरेंट होगी। तो वो प्रॉपर्टीज किसी भी मटेरियल की जो कि एक्चुअली डायरेक्शनल डिपेंडेंट होते हैं, डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन के साथ चेंज हो जाती है, उसको एक्चुअली हम कहते हैं एनआइसोट्रोपी। तो जितने भी आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एनआइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसका जो हमारे पास आता है, एग्जांपल है क्वार्ट्ज, सक्रोज जिसको आप शुगर कहते हैं, NaCl है आपके पास, सोडियम क्लोराइड, डायमंड है आपके पास, रॉक सॉल्ट वगैरह, ये सारे आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं क्योंकि इसकी शेप और ये जो प्रॉपर्टीज मेल्टिंग पॉइंट, ट्रू सॉलिड, और ये सारे आपके पास इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, ये प्रॉपर्टीज उसमें मौजूद होती है। दैट्स व्हाई वी सेड दैट दीस आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्वार्ट्ज हमारे पास क्रिस्टल है, सक्रोज NaCl है, डायमंड है, रॉक सॉल्ट है, एक्सेट्रा आपके पास ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। यहाँ पर मैंने एटॉमिक अरेंजमेंट एग्जांपल में बता भी दिया कि देखो ये मैंने एक एग्जांपल लिया है किसी भी मटेरियल का, इसके अंदर एटॉमिक अरेंजमेंट को अगर आप देखें तो ये एक स्पेसिफिक क्यू में है, एक स्पेसिफिक कतार में है, एटम एक दूसरे के साथ एक स्पेसिफिक रिलेशन में है, ऑर्डर में कनेक्ट है। लिहाजा हम कहते हैं कि जितने भी आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है तो इसके अंदर एटम्स एक स्पेसिफिक पैटर्न के साथ अरेंज होते हैं। दैट्स व्हाई वी से दैट दिस सॉलिड इज क्रिस्टलाइन इन नेचर। चलो मैं आपको डेली लाइफ एक आसान मिसाल देता हूँ। हम क्लासेस में देखते कि जैसे हम क्लास में एंटर हो जाए तो स्टूडेंट जो है क्लास में एक स्पेसिफिक क्यू, एक स्पेसिफिक कतारों में रोज कॉलम्स बनाए होते और बैठे होते। अब स्टूडेंट का ये अरेंजमेंट जो कि एक खास तरतीब में होता है, इस अरेंजमेंट को एक्चुअली हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। इन द सेम वे आपके पास
सॉलिड्स में भी आपके पास जो क्रिस्टलाइन होती है तो इसके अंदर जो एटॉमिक अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट होगी, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ होंगी एज कंपेयर टू क्रिस्टलाइन। अगर आप देखें कि सपोज ब्रेक के दौरान अगर आप स्टूडेंट को देखें तो उसमें कोई ऑर्डर नहीं पाया जाता, या छुट्टी के दौरान जो होता है तो उसमें कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता। 5-6 स्टूडेंट एक जगह पर होते हैं, यानी रैंडमली वो स्प्रेड होते हैं उस एरिया के अक्रॉस, तो उसको हम क्रिस्टलाइन नहीं, फिर उसको एमॉर्फस कहा जाता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड आपके पास वो सॉलिड होते हैं जिसके अंदर आपके पास एटॉमिक जो अरेंजमेंट होती है वो स्पेसिफिक होगा, एक खास तरतीब के साथ होगा, और ये प्रॉपर्टी जो मैंने यहाँ पर डिस्कस की तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो उस सॉलिड को हम एक्चुअली कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। और फिजिक्स ऑफ सॉलिड ये जो आपका चैप्टर है, एक्चुअली इस चैप्टर में हम सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ही को स्टडी करेंगे। एमॉर्फस यहाँ पर हम स्टडी करेंगे, लेकिन एमॉर्फस का ज्यादा पोर्शन जो है इसमें नहीं है, ज्यादातर जो है मेजॉरिटी हमारे पास क्रिस्टलाइन और क्रिस्टलोग्राफी, अभी मैं इस पर बात करता हूँ। ये मैं इनिशियल का स्ट्रक्चर बनाए हुए, ये मेरे पास क्रिस्टल है, क्रिस्टल हम इसके बाद हमारा लेक्चर होगा क्रिस्टल क्या होता है, लेटिस क्या होता है, बेसिस क्या होता है, वगैरह वगैरह, इस पर हम बात करेंगे। देखो ये मैंने इनिशियल का एक वो बनाया हुआ है, क्रिस्टल बनाया हुआ है, एक इसके आपके पास ये जो फेसेस होते हैं, एजेस होते हैं, एक एक पर मैंने एन का वो लगाया हुआ है एटम प्लेस किया हुआ है, दूसरे पर मैंने सीएल का, और ये मेरे पास इनिशियल का क्रिस्टल बनता है। ये आपके पास क्रिस्टल की नेचर एग्जिस्ट करता है। दूसरा मेरे पास है एमॉर्फस सॉलिड। देखो एमॉर्फस सॉलिड, पहले इस वर्ड की मीनिंग को जरा देख लें, एमॉर्फस क्या होता है। देखो जिस वर्ड के साथ भी आपके पास से ए का टर्म लग जाए, ए का वर्ड ऐड हो जाए उसके साथ, तो वो नेगेटिव मीनिंग आपको देगा। देखो मोर्फस कहते हैं आपके पास जिसका स्पेसिफिक फॉर्म होता है, स्पेसिफिक शेप होता है। जब भी आपके पास उसके साथ हम ए लगाए तो इसका मतलब है विदाउट फॉर्म, विदाउट एनी स्पेसिफिक ऑर्डर और शेप। देखो हम कहते हैं एटम, एटम ATOM एटम, अगर ए को आप इससे निग्लेक्ट करिए, सब कुछ टाइम के लिए ज़ूम करके ए नहीं तो ये टॉम बन रहा है। टॉम का मतलब है विच कैन बी स्प्लिट, विच कैन बी फर्दर ब्रेक डाउन। अब हम उसके साथ ए लगाए, ए का मतलब है एटम, एटम बन जाएगा ना, तो एटम में विच कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इन द सेम वे एमॉर्फस सॉलिड वो सॉलिड होती है जिसमें आपके पास एटॉमिक अरेंजमेंट और रैंडमली होती है, इसमें आपके पास स्पेसिफिक ऑर्डर, स्पेसिफिक सीक्वेंस कोई भी नहीं होगा, इसलिए हम इसको कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। और यहाँ पर प्रॉपर्टीज को डिटेल से डिस्कस करते हैं कि द सॉलिड इन व्हिच एटम्स आर अरेंज्ड इन अ रैंडम, देखो बेतरतीब यानी डिसऑर्डर में आपके पास इसके अंदर एटॉमिक अरेंजमेंट होती है, नॉन रिपीटिंग, अपने आप को रिपीट नहीं करेगा। यहाँ पर आप देखिए तमाम एटम्स अपने आप को रिपीट करते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम बाद अपने आप को रिपीट करता है, यानी एक रिपीटिंग साइकिल है इसमें। और यहाँ पर एमॉर्फस के पास नॉन रिपीटिंग होगी, अपने आप को रिपीट नहीं करेगा, डिसऑर्डर में आपके पास ये अरेंज होते हैं मैनर दैट डू नॉट फॉर्म डेफिनेट पैटर्न और शेप, जो कि एक स्पेसिफिक पैटर्न या शेप को नहीं बनाएगा। एक्चुअली सॉलिड्स को हम कहते हैं एमॉर्फस या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। प्रॉपर्टीज के है दे डू नॉट हैव रेगुलर ज्योमेट्री, जितने भी आपके पास एमॉर्फस सॉलिड होते हैं उसकी कोई भी रेगुलर ज्योमेट्री आपके पास एग्जिस्ट नहीं होती, कोई भी स्पेसिफिक शेप, कोई भी स्पेसिफिक वॉल्यूम उसका नहीं होगा। दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिस तरह आपके पास क्रिस्टलाइन का एक स्पेसिफिक शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हुआ करता, एमॉर्फस में इस तरह नहीं होता। इसका ना स्पेसिफिक, क्योंकि देखो एटॉमिक अरेंजमेंट स्पेसिफिक नहीं है, बास जगह पर एटम ज्यादा होते हैं, बास पर कम होते हैं, आपके पास एक रैंडम डिसऑर्डर फॉर्म में अरेंज होते हैं। दैट्स व्हाई एमॉर्फस सॉलिड डू नॉट हैव एनी शार्प और फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, आइसोट्रोपिक इन नेचर इसलिए होते हैं आपके पास क्योंकि देखो जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं तो वो डायरेक्शन डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपके पास एटॉमिक अरेंजमेंट स्पेसिफिक होता है, एक खास तरतीब के साथ होता है। यहाँ पर ये आइसोट्रोपिक नेचर में इसी क्योंकि डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, आप किसी भी साइड से उसके अक्रॉस आप मेजर करें कोई भी किसी भी प्रॉपर्टी को तो रिजल्ट आपके पास सेम है, क्योंकि डिसऑर्डर में होते हैं आपके पास, ये स्पेसिफिक तरतीब को, अरेंजमेंट को, सीक्वेंस को फॉलो नहीं करता। Due to random arrangement, they do not have specific shape। अभी हमने जिक्र किया कि अरेंजमेंट अगर रैंडम हो तो उसका कोई भी स्पेसिफिक शेप नहीं होता, रैंडम टाइप होते हैं आपके पास। They do not have proper faces, angles and edges, इसका कोई भी आपके पास स्पेसिफिक एंगल नहीं होता, स्पेसिफिक फेस या एज आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि देखो क्रिस्टलाइन में तो फेसेस, एंगल्स, एजेस इसलिए प्रॉपर होते हैं क्योंकि इसके अंदर आपके पास एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल एक खास तरतीब के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, अटैच होते हैं। यहाँ पर आपके पास अरेंजमेंट ही नहीं है, डिसऑर्डर फॉर्म में, रैंडम फॉर्म में, तो एंगल और ये चीजें आपके पास किस तरह बनेंगी या स्पेसिफिक प्रॉपर किस तरह रहेंगी, ठीक है, नहीं हो सकती।
एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि ग्लासेस, जितने भी आपके पास ग्लासेस है, ये आपके पास एमोर्फस सॉलिड है। जेल है आपके पास, ये जो हम बालों वगैरह पर लगाते हैं जेल जो होते हैं। रबर है आपके पास, कूल तार है। जेमस्टोन, ये जो अक्सर लोग वो अंगूठी वगैरह में वो लगाते हैं जेमस्टोन, वो है। प्लास्टिक के ग्लू एक्सेट्रा, ये सारे आपके पास एमोर्फस है। अब इसको हम एक और नाम भी देते हैं, इसको हम कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। जितने भी एमोर्फस सॉलिड्स को हम ग्लासी लिक्विड भी कहते हैं, या ग्लासी सॉलिड्स भी इसको हम कहते हैं, या सुपर कूल्ड लिक्विड। अब ये सुपर कूल्ड लिक्विड इसको क्यों कहा जाता है? देखो, हमारे पास सपोज एक जेमस्टोन की एग्जांपल लेते हैं। जेमस्टोन है आपके पास, वो कोई पत्थर सा इस तरह वो होता है, लोग अक्सर ये अंगूठी में वो लगाते हैं। जेमस्टोन देखो, ये सुपर कूल हुआ होता है। सपोज जब इसकी फॉर्मेशन होती है ना, ये मोल्टन स्टेट से, यानी लिक्विड फॉर्म में, जो आपके पास सॉलिड और लिक्विड यानी मोल्टन स्टेट में आपके पास अगर ये मौजूद है, तो ये अपने हिसाब से कूल होने में कई हजार साल लग जाएंगे। ये इतना जल्दी खुद अपने आप इतना वो नहीं होता। अगर इसने अपने हिसाब से कूल डाउन होना है, यानी मोल्टन स्टेट से सॉलिड स्टेट में आना है, तो इसमें कई हजार साल लगेंगे, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। क्योंकि ये अपने पॉइंट को, अपने उस जिस पॉइंट पर ये लिक्विड यानी मोल्टन स्टेट से सॉलिड में कन्वर्ट होगा, ये बहुत लंबा अरसा लेगा, बहुत ज्यादा टाइम लेगा। तो हम उसके लिए तो इतना कर नहीं हो सकते ना, इतना सदियां गुजर जाएंगे, लोग गुजर जाएंगे, हम तो उसके लिए बैठे नहीं होंगे कि ये कब मोल्टन से सॉलिड फॉर्म में आएगा। तो हम उसकी मर्जी के मुताबिक ना उसको प्रेशर देते हैं, ना उसको टेम्परेचर देते हैं। अगर सपोज उसका जो आपके पास टेम्परेचर है, लेट सपोज मैं जनरल एग्जांपल लेता हूं कि सपोज ये जो है आपके पास 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपके पास इस पर ये आपके पास बॉयल करेगा। या कोई आपके पास इस तरह के सपोज ये जेमस्टोन है, ये जो है आपके पास मोल्टन स्टेट से सॉलिड स्टेट में आएगा, तो उसके लिए फिर हम फ्रीजिंग टेम्परेचर को देंगे। लेट सपोज उसका जो टेम्परेचर आपके पास है वो है -300 डिग्री सेंटीग्रेड, लेट सपोज। तो ये अचीव करने के लिए जमाने लग जाएंगे। तो एनवायरनमेंट में जो है आपके पास वो टेम्परेचर और वो एयर का वो प्रेशर वो सारे चेंज होते हैं, तो ये सुपर कूल हो जाता है, जल्दी कूल हो जाता है। और इससे जो चीज बन जाए आपके पास, ये पेपर वेट वगैरह ये हो गए, जेमस्टोन हो गए, एक्चुअली ये हमारे पास एमोर्फस है। सुपर कूल इससे क्योंकि ये देखो सुपर कूल हुआ है, ये हमारी मर्जी की यानी एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या होगा, कूल डाउन। हालांकि इसके अंदर आपके पास ये जो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है ये भी स्टार्ट है, लेकिन वो वेरी वेरी स्लो रेट के साथ आपके पास होते हैं, वो जल्दी नहीं होता। मे बी अगर ये फास्ट होता था, तो ये जो है आपके पास ये उसका शेप जो है अगर छोटा है तो वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा बड़ा होता बड़ा होता बड़ा होता, यानी मे बी बिगर इन साइज। लेकिन ये क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस इसके अंदर, या जेमस्टोन है या पेपर वेट है, इसके अंदर जो होते हैं वो बहुत स्लो रेट के साथ होते हैं, इसलिए हम उसको अफेक्ट नहीं कर सकते। ड्यू टू दिस डिस्कशन, दीज रीजंस, हम एमोर्फस सॉलिड को कहते हैं कि ये आपके पास सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। ये मोल्टन स्टेट से डायरेक्ट जिस स्टेट में आ जाते हैं, तो एक्चुअली हम उसको कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, इसके अंदर मैंने एटॉमिक अरेंजमेंट को शूट किया हुआ है। देखो इन दोनों के दरमियान स्पेस ज्यादा है, जबकि इन दोनों को देखें इनके दरमियान कम है आपके पास। इन दोनों के दरमियान आपके पास स्पेस कम है, इन दोनों के दरमियान आप देखिए इनके दरमियान बिल्कुल है ही नहीं। इसके दरमियान देखिए आप, इनके दरमियान देखिए, अब ये तीनों एक लाइन की सूरत में अरेंज है। ये आप जरा देख ले, ये आप देख ले, ये देख ले, यानी एटम जितने भी इस मटेरियल के अंदर है, तो वो एक डिसऑर्डर फॉर्म में, डिसऑर्डर मैनर के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ना, जब छुट्टी का टाइम हो जाए या रेसिस ब्रेक वगैरह हम स्कूल के दौरान होता है, तो उस दौरान स्कूल में या स्टूडेंट्स के दरमियान कोई भी ऑर्डर नहीं होता, और वो बिखरे हुए होते उस एरिया में, दो तीन एक जगह पर खड़े होते हैं, दो तीन कुछ क्लास में होते वगैरह, तो कोई स्पेसिफिक ऑर्डर वहां पर नहीं पाया जाता। दैट्स व्हाई वी से दैट इन एमोर्फस सॉलिड एटम्स आर randomly arranged with one another. The last classification or category of this solid is polycrystalline solid. पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, इसको हम सिंगल क्रिस्टल भी कहते हैं। पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड वो होते हैं जिसमें आपके पास एटॉमिक अरेंजमेंट या ये जो ऑर्डर होता है वो एक सर्टेन लिमिट तक होता है, लेकिन ये आपके पास बहुत कम डिस्टेंस के लिए होता है, ज्यादा ऑर्डर उसमें नहीं पाए जाते। एक्चुअली इस सॉलिड्स को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। ये आपके पास स्मॉल क्रिस्टलाइट्स आपस में कंबाइन होकर पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड बना देते हैं। They are solid made up of small single crystals, छोटे छोटे क्रिस्टल्स
जिस तरह आपके पास ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वो छोटे छोटे क्रिस्टल आपस में कंबाइन हो जाते और जो क्रिस्टल बन जाते हैं आपके पास, एक्चुअली इसको हम कहते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन ये ऑर्डर ज्यादा रेंज के लिए नहीं होता, शॉर्ट रेंज होते हैं आपके पास, ज्यादा रेंज या ज्यादा ये ऑर्डर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक आपके लिए वो बरकरार नहीं रहता। Separated by well-defined boundaries and oriented in different directions. Polycrystalline solid में आपके पास ग्रेन्स या बाउंड्रीज होते हैं और हर एक बाउंड्री या ग्रेन के अंदर जो एटॉमिक की डायरेक्शन या अरेंजमेंट होती है वो एक जैसा नहीं होता, वो डिफरेंट होता है। इस लाइन को जरा इस फिगर में देख ली, देखो मैंने एक फिगर बनाया हुआ है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, इसके अंदर आपको ये दिखाई देता है कि स्क्वायर या ये जो डिफरेंट वो बने हुए, एक्चुअली इसको हम कहते हैं, ये जो मैं एक से बाहर लेता हूं ये वाला जो है इसको एक्चुअली कहते हैं ग्रेन्स। क्या कहते हैं? ग्रेन्स भी इसको कहते हैं और इसको डोमेन भी कहते हैं, यानी ये एक ग्रेन है या एक डोमेन है। और ये जो ब्लैक लाइन मैंने इस तरह ये लाइंस ड्रा की, इसको कहते हैं बाउंड्रीज। बाउंड्री दो ग्रेन्स को या दो डोमेन्स को एक दूसरे से जुदा करता है, सेपरेट करता है। कंसिस्ट ऑफ डोमेन्स, ये डोमेन्स है, ये एक डोमेन, दूसरा डोमेन, तीसरा डोमेन, बाद छोटे बाद बड़े, ये डोमेन्स है आपके पास। और इसका साइज कितना होता है? 100 नैनोमीटर से लेकर 100 माइक्रोन्स तक, ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस होता है आपके पास, स्मॉल लेंथ तक ये डोमेन्स या ये जो आपके पास ग्रेन्स है ये एग्जिस्ट करते हैं। ऑर्डर एग्जिस्ट ओनली विद इन अ डोमेन और ग्रेन, ये जो एटॉमिक अरेंजमेंट या एक ग्रेन के अंदर एटॉमिक की अरेंजमेंट होती है वो सिर्फ इस डोमेन के अंदर होता है। इसका मतलब ये नहीं कि सपोज इसके क्रॉस ये अगर आप इसको गौर से जरा देख ले तो इसके अंदर ये एटम जो मैंने बनाए हुए हैं तो एक डोमेन के अंदर मैंने एक शेप में बनाए हुए, एक ऑर्डर के साथ बनाए हुए हैं, जबकि दूसरे में उससे अलग है। तो ये जो ऑर्डर एग्जिस्ट करता है, ये जो अरेंजमेंट एग्जिस्ट करते हैं वो सिर्फ एक डोमेन के अंदर होगा। पूरे क्रिस्टल या पूरे मटेरियल के अक्रॉस आपके पास जिस तरह क्रिस्टलाइन में होता है इस तरह ये नहीं होता, इसलिए हम इसको कहते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसका है आपके पास, दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। आइसोट्रोपिक एमॉर्फस पॉलीक्रिस्टलाइन, यहां पर मैं इसको डिटेल से जिक्र किया कि ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ इन आइसोट्रोपिक आपके पास क्रिस्टलाइन है, बाकी एमॉर्फस है या पॉलीक्रिस्टल दोनों आपके पास ये आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका आपके पास कोई भी स्पेसिफिक मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, चेंज होता है आपके पास। डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, जितने भी पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं तो उसका कोई भी स्पेसिफिक शेप नहीं होता, क्योंकि देखो ऑर्डर तो एग्जिस्ट। स्टूडेंट सवाल करेंगे कि सर आप अभी कहते हैं कि इसके अंदर तो ऑर्डर होता है, लेकिन मैंने साथ में ये भी किया कि ये ऑर्डर जो होता है ये सिर्फ एक ग्रेन तक होता है, यानी एक डोमेन तक आपके पास एटॉमिक अरेंजमेंट जो है उसका ऑर्डर बरकरार रहता है, थ्रू आउट द क्रिस्टल आपके पास ये मेंटेन नहीं रहता, इसलिए आपके पास इसका कोई स्पेसिफिक शेप शक्ल नहीं होता। एग्जांपल जितने भी सेरामिक मटेरियल है, सेरामिक्स मटेरियल है वो आपके पास पॉलीक्रिस्टलाइन है, मेटल्स आपके पास पॉलीक्रिस्टलाइन है, पॉलीमर्स है, पॉलीइथाइलीन जिसको आप कहते हैं प्लास्टिक जो होता है वो सारे आपके पास पॉलीक्रिस्टलाइन का एग्जांपल है। एग्जांपल अभी मैंने डिस्कस भी किया डायग्राम कि देखो ये जो आपके पास एक्चुअली बन रहे हैं, ये जो बॉक्सेस टाइप आपको दिखाई देता है, एक बॉक्स को हम एक ग्रेन या डोमेन कहते हैं, और ये जो ब्लैक लाइन मैंने ड्रा की हुई है इसको हम कहते हैं बाउंड्रीज। तो आपके पास पॉलीक्रिस्टलाइन का डायग्राम इस तरह होता है, इसमें आपके पास एक डोमेन या एक ग्रेन के अंदर एटम एक ऑर्डर से अरेंज होते हैं, जबकि दूसरे में उससे मुख्तलिफ होते हैं, और दरमियान में बाउंड्री होती है ताकि दो डोमेन या दो ग्रेन्स को आपस में डिवाइड करे। इसका शेप इस तरह होता है, एमॉर्फस का डायग्राम आपके पास इस तरह होता है, एक रैंडमली ओरिएंटेड होता है, स्पेसिफिक शेप नहीं होता, जबकि क्रिस्टलाइन में आपके पास एक स्पेसिफिक सीक्वेंस, एक स्पेसिफिक क्यू में आपके पास एटम्स अरेंज होते हैं। लास्ट आपके पास है क्रिस्टलोग्राफी, द साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स, साइंस या द ब्रांच व्हिच डील्स विद द ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इज कॉल्ड क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी हमारे पास एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम सॉलिड्स के और सॉलिड में भी स्पेसिफिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड की हम ज्योमेट्रिकल फॉर्म को स्टडी करेंगे, इसके हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज है आपके पास, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, आपके पास ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। कंडक्टर, एक मटेरियल के पास कंडक्टर क्यों है, इंसुलेटर क्यों है, सेमीकंडक्टर किस तरह बनाए जाते हैं, एक मटेरियल में आपके पास लाइट पास हो सकता है, दूसरा पास नहीं हो सकता, एक ओपेक है, दूसरा आपके पास ट्रांसपेरेंट है, थर्ड आपके पास ट्रांसपेरेंट, ये जो प्रॉपर्टीज है आपके पास, ये सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज है, ये जिस ब्रांच में जिस सब्जेक्ट में एक्चुअली हम स्टडी करते हैं इसको हम कहते हैं
क्रिस्टलोग्राफी। और ये असल में आपके सेकंड ईयर के कोर्स में सिर्फ इससे छोटा सा पोर्शन लिया हुआ है फिजिक्स ऑफ सॉलिड का। बाकी सॉलिड स्टेट फिजिक्स का हमारे पास ये बीएस के लेवल पर पढ़ाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स 1 या सॉलिड स्टेट फिजिक्स 2। तो इस वहां पर हम क्रिस्टलोग्राफी को डिटेल से फिर पढ़ाए थे। आप इतना नॉलेज होनी चाहिए कि क्रिस्टलोग्राफी है क्या चीज। तो क्रिस्टलोग्राफी आपके पास वो साइंस है जिसमें हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के डिफरेंट प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। लाइक सपोज उसके इलेक्ट्रिकल, उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, उसके लाइट के साथ जो एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज है वो हम क्रिस्टलोग्राफी में, उसके आपके पास फिर प्लेन होते हैं, लेटिस डायरेक्शन होती है, पॉइंट स्पेस, लेटिस स्पेस वगैरह पूरा सब्जेक्ट है आपके पास। लास्ट है आपके पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर एनालाइज्ड और स्टडी by using X-rays diffraction techniques। किसी भी क्रिस्टल्स के अंदर अगर आपने एटॉमिक अरेंजमेंट को स्टडी करना है तो उसके लिए हम जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं एक्चुअली इसको हम कहते हैं एक्स-रेज डायफ्रैक्शन। ये एक आपके पास वो लॉयस पैटर्न है, दूसरा आपके पास ब्रेग्स लॉ है। ये सारा कुछ जो है लॉयस पैटर्न है उसमें वो क्या है, लेकिन फर्दर ब्रेग्स ने जो है इस पर काम किया हुआ है। वो फार्मूला हमारे पास उसका इस तरह है कि m lambda is equal to 2d sin of theta। इस पर मैं इंशाल्लाह सेपरेट लेक्चर ले लूंगा कि किसी एटम के अंदर या किसी भी क्रिस्टल के अंदर आपके पास एटॉमिक अरेंजमेंट किस तरह होती है। तो उसके लिए ब्रेग्स ने एक लॉ दिया हुआ है जिसको हम ब्रेग्स लॉ कहते हैं। ये डिराइव भी करवा दूंगा और डिटेल से मैं समझा दूंगा कि एक्चुअली हम किसी क्रिस्टल के अंदर एटॉमिक अरेंजमेंट को किस तरह देख सकते हैं कि इसके अंदर आपके पास एटॉमिक अरेंजमेंट एक्चुअली किस तरह है। ये तो कोई इस तरह वो नहीं है, फिजिकल चीज नहीं कि हम बस जिस तरह मैं इस मार्कर को देख रहा हूँ और मैं कह दूं कि हाँ इसके अंदर तो एटम नो इस तरह तो नहीं हो सकता। इसके लिए हम एक्स रेज इस्तेमाल करते हैं। एक्स रेज को हम शाइन करेंगे उस क्रिस्टल पर और वो हमें बताएगा कि इसके अक्रॉस आपके पास एटॉमिक अरेंजमेंट किस तरह है। रिफ्लेक्शन वगैरह से हमें पता चलता है कि एटॉमिक अरेंजमेंट आया आपके पास स्पेसिफिक के ऑर्डर में है, ऑर्डर में नहीं। तो ब्रेग्स लॉ है हमारे पास, इस ब्रेग्स लॉ के थ्रू हम क्या करेंगे इसको डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिक्स ऑफ सॉलिड। आसान एक क्विक रिव्यू में देता हूँ फिजिक्स ऑफ सॉलिड क्या होता है। डियर स्टूडेंट, फिजिक्स ऑफ सॉलिड हमारे पास फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम सॉलिड्स के प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड को स्टडी करेंगे, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, हम एमॉर्फस सॉलिड को स्टडी करेंगे, क्रिस्टलाइन पॉलीक्रिस्टलाइन को स्टडी करेंगे, उसके डिफरेंट शेप्स हमने डिस्कस की, उसके इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, लाइट के साथ एसोसिएटेड जो प्रॉपर्टीज है वो हम स्टडी करेंगे। स्पेशली मैकेनिकल जो प्रॉपर्टीज है, इस चैप्टर में टॉपिक भी हमारा आएगा, वहां पर हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। एनर्जी बैंड थ्योरी हम स्टडी करेंगे। बाज मटेरियल आपके पास हार्ड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, जब बाज की स्टिफनेस ज्यादा होती है, बाज आपके पास डक्टाइल होते हैं, बाज आपके पास ब्रिटल होते हैं। ये सारे जितने भी डिस्कशन इंशाल्लाह इस चैप्टर में हम करेंगे। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, बिगिनिंग लेक्चर था, ताकि आपको फिजिक्स ऑफ सॉलिड के बारे में पता चल जाए कि एक्चुअली फिजिक्स ऑफ सॉलिड होता क्या, इसमें हम क्या पढ़ेंगे। तो फर्दर ये चैप्टर इंशाल्लाह आसान है। यहाँ तक आप इसको देख ले, इस लेक्चर को आप बार बार देखें कि कोई भी चीज जो है एक मर्तबा देखने से वो आपके ज़हन में नहीं बैठेगा। इसको लर्न करें इंशाल्लाह। कमिंग जो लेक्चर है तो उस पर मैं फर्दर वो आपको मैं डिलीवर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।